नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान। आप लोग यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू देखें। क्योंकि मैं नवोदय कक्षा 9 के लिए CHS कक्षा 9 के लिए सैनिक स्कूल विद्यागान में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियोस हैं जो कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग चौथे चैप्टर में हैं जिसका नाम खनिज एवं धातु है। उसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिग आयरन के बारे में बताया था। पिग आयरन और इस्पात के बारे में बात किया था हमने। जिसमें बताया था मैंने कि पिग आयरन जो होता है वात्या भट्टी में बनाया जाता है या दोनों लोहे के पार्ट हैं। दोनों क्या है? लोहे के ही पार्ट हैं, लोहा ही है समझिए। तो जब हम बात करते हैं पिग आयरन तो या इसको हम कच्चा लोहा भी कह सकते हैं। कच्चा लोहा या भंगुर लोहा भी कहते हैं। ये जो है 93% इसमें आयरन होता है। 4 से 5% कार्बन और बाकी जो है अशुद्धियां होती हैं। ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इस्पात में क्या होता है? जो पिग आयरन से यानी जो भंगूर कहे या फिर कच्चा लोहा से मजबूत जो इस्पात और लोहा मजबूत जो आपको मिलता है जिसको हम इस्पात कहते हैं, उसमें जो है 98.8% से 99.8% तक आयरन होता है। इसमें जो है आपका इतना परसेंट आयरन होगा और इसमें कितना परसेंट जो है देखते हैं 0.25% जो है कार्बन होता है और बाकी जो बचे कितने लगभग मान लीजिए कि 1.5% बताया था। 1.5% जो है सिलिकॉन, फास्फोरस और क्या है इसमें देखते हैं और क्या क्या है। तो सल्फर, मैग्नीज, ये जो है ये रहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि पिग आयरन के बारे में बताया था और इस्पात के बारे में बताया था जिसको कच्चा लोहा भी कहते हैं। 93% आयरन, 4 to 5% कार्बन और बाकी जो फास्फोरस और ये सब सिलिकॉन और इन सब की अशुद्धियां होती हैं। इस्पात में ये होता है। एक बार इसमें देखते हैं हम लोग। ये बताया था। आगे देखते हैं। पूरे इस चैप्टर को लगभग जो भी पॉइंट्स थे मैंने समाप्त कर दिया कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं और किस तरीके से इनका भौतिक गुण होता है, किस तरीके का रासायनिक गुण होता है। ये बातें तो मैंने समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं हमने सीखा क्या। हमने सीखा यानी ये लास्ट पॉइंट है। हमने सीखा कि यदि आप वीडियोस मेरे देखे हैं, आप कंटिन्यू लगे हुए हैं और हर वीडियोस देख रहे हैं और सामान्य विज्ञान के प्रति आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आप जो है निश्चित ही ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, धातु या खनिज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप हल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि हमने सीखा में वी लर्न में सभी अयस्क खनिज हैं किंतु
अयस्क नहीं। अयस्क क्या बोले, सभी अयस्क खनिज हैं किंतु अयस्क नहीं। इसका मतलब ये मैंने अयस्क बताया था कि अयस्क वो पार्ट जिससे खनिज धातु धातु निकलते हैं वो अयस्क होता है, बट सारे जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर, चमकीली, आघात वर्धनीय एवं तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? सामान्यतः कठोर, चमकीली, आघात वर्धनीय एवं तन्य होती हैं। ये तो पॉइंट्स हैं, इनका विस्तार में आप पिछले वीडियो या उससे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है। आगे देखते हैं, अधिकांश अधातुएं गैसीय एवं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। जो अधातुएं हैं, अधिकांश अधातुएं किस में पाई जाती हैं? द्रव अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। धातुएं जो है जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। इसके विषय में भी मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से क्रिया करती हैं। जो है सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, सोडियम जल के साथ क्रिया करके, तो उसने बताया कि धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। धातुओं का घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक प्रयोग होता है। जो धातुएं हैं, लोहा है, सोंदा है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, कैल्शियम है, आप बहुत सारे जो भी धातु हैं उनका जो है उपयोग औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक होता है, यानी अधिक जो है औद्योगिक स्तर पे ज्यादा होता है, उद्योग के लिए ज्यादा करते हैं। आगे देखते हैं, धातुओं को संक्षारण से बचाकर हम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। क्या होता है कि हम धातुओं का उपयोग करते हैं, मान लीजिए बड़ा फैक्ट्री बनाया, ट्रैक्टर बनाया, गाड़ी बनाई, इंजन बनाया, ये सब क्या है? धातुओं के बने होते हैं। और यदि इनका हम संक्षारण यानी कोरोजन से बचाते रहेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था, जो उनको संक्षारण समाप्त करने के लिए जो हमारा पैसा लगता है नहीं लगेगा, तो अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। अस्थाई चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण मिश्र धातुओं का उपयोग बढ़ता जाता है। अस्थाई चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण जो मिश्र धातु है, जैसे स्टेनलेस स्टील का मैंने आपको बताया था, सोल्डर का बताया था, बहुत सारे ऐसे मिश्र धातु हैं। देखिए सोना का भी हमने बताया था कि प्योर सोना बहुत मुलायम होता है, जबकि उसको मिश्र थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाए तो और कठोर हो जाता है, जो कि आभूषण बनाने के काम आते हैं। तो ये जो पॉइंट्स थे या अभी तक जो हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा, हमने सीखा, ये सब बातें हमने पढ़े और सीखे और समझे। इन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस हैं। हम आज आपको 20 क्वेश्चंस कराएंगे। यदि आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, पिछले यानी 2 वीडियोस यदि आपने देखा है और ये तीसरा वीडियो है, तो आप उस 20 क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आप जैसे ही मैं ऑप्शन बोलूंगा, आप डर से आप जो है आंसर आपके दिमाग में घुस जाएगा। नहीं देखे हैं और नहीं सुने हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। नॉट सामान्य विज्ञान, मैं जनरल बातें कुछ बताना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कि होता क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उपधातु पहचानिए, उपधातु पहचानिए। यदि आपने उपधातु का नाम नहीं सुना है, उपधातु क्या होता है, तो निश्चित ही आप नहीं पहचान पाएंगे। 4 ऑप्शन रहेगा, नहीं पहचान पाएंगे। यदि जो नाम आपने सुना नहीं है, जो आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं आज पक्का कहता हूं कि उस क्वेश्चन को एज ए आपको याद ही नहीं होगा या आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ये तो था मतलब याद करने वाली चीजें। आपको मैथ से रिलेटेड यदि आपको फार्मूलेट नहीं आता है, फार्मूला नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, कहीं जनरल नॉलेज नहीं आता है, सामान्य ज्ञान नहीं आता है, तो आप नवोदय कक्षा 9th के एंट्रेंस, CHS कक्षा 9
सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान आप नहीं निकाल पाएंगे। ये भी बताऊं कि वो बाइलिंगुअल होता है। यदि आप हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप देखेंगे इंग्लिश और हिंदी में सेम लिखा रहता है, बाइलिंगुअल होता है और आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे, इसमें देखते हैं कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है, कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है, यानी कोरोटेड हो सकती है, संचारित हो सकती है। देखते हैं, लकड़ी की मेज, लकड़ी के मेज में जंग लगता है, जंग लगता है, नहीं लगता है, यानी संसार मतलब जंग लगना, तो लकड़ी का मेज गलत है। स्टील की कुर्सी, स्टील की कुर्सी में भी देखा जाए तो जंग नहीं लगता है, जल्दी संचारित नहीं होगा, ये भी गलत है। खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़, आप खुले स्थानों पर रखे लोहे का छड़ रख देंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि उसका कलर ही चेंज हो गया, पहले काला था अभी वो लाल हो गया और भी भूरा हो गया, धीरे धीरे उसके ऊपर एक परत बढ़ गई। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज सी, लेपित, तेल लेपित लोहे की छड़, ये भी गलत है। यदि हम लोहे की छड़ में कंटिन्यू तेल का यूज करते रहेंगे तो वो कोरोटेड नहीं होगा, यानी संचारित नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही है। आगे देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। मैंने पहले बताया था कि कौन से धातु किससे मिलकर के क्या बनाती है, सोडियम जो है सोडियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फर के साथ। ऐसे तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट बनाता है, एल्युमिनियम क्या है, या फिर कह सकते हैं कि बॉक्साइट से जो प्राप्त होता है अयस्क, यानी जो अयस्क है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, बढ़िया समझिए। अयस्क निकला, यदि ये अयस्क है यानी कोई आइटम है, तत्व है, इसमें जो बहुत सारे मिक्स आइटम है, ये यदि अयस्क है तो बॉक्साइट पहले निकलेगा, बॉक्साइट निकलेगा, और बॉक्साइट क्या है, अयस्क है। और इस बॉक्साइट से क्या निकलेगा, यानी कौन सी धातु निकलती है, सोडियम गलत, लोहा गलत, कॉपर गलत, एल्युमिनियम सही है, यानी सी सही है। जो है आपका एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, इससे एल्युमिनियम निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम धातु किसमें रखा जाता है, सोडियम धातु किसमें रखा जाता है। आप बताएंगे सोडियम पोटेशियम का मैंने बताया था, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मतलब आग लग जाती है। आपने देखा सोडियम जैसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा वो धुआं उड़ने लगेगा। एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूं कि यदि आप दो कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी यंत्र ले लीजिए, कोई भी आइटम ले लीजिए, और उनके बीच में सोडियम रख के ऐसे रगड़िए, वो पक्का सोडियम क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धुआं निकलने लगेगा। तो आपको लगेगा कि रगड़ने से आग निकला, ऐसा कुछ नहीं है, वो सोडियम है। आगे देखते हैं, तो सोडियम धातु किसमें रखा जाता है, तो सोडियम धातु जो है मिट्टी का तेल में रखा जाता है, सोडियम धातु जो है मिट्टी का तेल में रखा जाता है। ये ऑप्शन ए सही है, पेट्रोल में नहीं रखा जाता, बॉक्स में नहीं रखा जाता और डीजल में नहीं रखा जाता, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, धातु के तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं, धातु के तार, धातु के तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होता है, यानी कह सकते हैं हथौड़े से मार करके उसको चपटा करना आघात वर्धनीयता कहलाता है।
संक्षारण कोरोजन यानी कि जंग लगना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलता है, आघातवर्धनीय चादर के रूप में परिवर्तित करना है। तो धातु के तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं, शब्द से ही है तार, उसको तानना, तन्यता। इसका जो है बी सही है आपका, धातु के तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है। अब देखते हैं, MgO2, MgO, Mg2O, MgOH2। तो यहाँ फार्मूला हम निकालते हैं। यदि आप, ये तो था याद, यदि आपने ध्यान पे नहीं देखा है कि मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर क्या बनाती है, या फिर आपके दिमाग में नहीं है, ये ऑप्शन आपके लिए कुछ मतलब गलत, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा यदि आपको फार्मूला याद नहीं है, या आपने यदि उस एक्सप्रेशन का हल नहीं किया है, रासायनिक गुण नहीं पढ़ा है, तो सपने में भी नहीं आएगा। चलते हैं आगे देखते हैं। तो इसका क्या होता है, हम इसका रासायनिक सूत्र निकालते हैं, 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 ये हो जाता है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इधर MgO ढूंढ लीजिए, MgO2 गलत है, ये MgO है, Mg2O ये गलत है, MgOH2 ये गलत है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए इसको क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको याद होगा मैंने बताया था कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ये आप फार्मूला याद है, 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक कौन सा है, देखते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड, फास्फोरस, कोरंडम। डायमंड नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, कोरंडम नहीं है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। जो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ये याद रखना है आपको, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये विद्युत एक धातु जो है विद्युत का सुचालक है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, यानी जिसको मार मार के चादर बना सकते हैं, इतना पतला चादर बना सकते हैं, मतलब वो पीट पीट करके। तो मैंने बताया था मैग्नीशियम गलत है, तांबा भी गलत है, लोहा। मैंने बताया था गोल्ड जो है सबसे आघात वर्धनीय धातु है। गोल्ड जो है, सोना जो है सबसे आघात वर्धनीय धातु है। अब उदाहरण मैंने ये भी बताया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने चादर बन जाएंगे, 20 लाख। 1 सेंटीमीटर मोटा जो गोल्ड होगा उसे 20 लाख हम चादर बना सकते हैं, नहीं 20 लाख पार्ट हम काट सकते हैं, इतना वो आघात वर्धनीय है, उसे पीट पीट के। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, सोना है। आगे बढ़ते हैं। अब बोले निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, क्या होगा जी, Au प्लस HCl, Au प्लस HCl। अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, दिमाग लगाइए। तो क्या उत्पाद होगा, यहां पे क्या आएगा, Au प्लस HCl। इसमें दिख रहा है कोई, ये उत्पाद दिख रहा है कुछ आपको,
1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अब इसका हम फार्मूला देखते हैं कि इसका उत्पाद क्या इसमें है। पहले देखते हैं हम कैसे सर्च मारते हैं, कैसे समीकरण बनाते हैं। मैथ में भी होता है यदि x इक्वल टू वाई तो y इक्वल टू x, ये हो सकता है। x इक्वल टू वाई तो y इक्वल टू भी x हो सकता है। तो वही फार्मूला यहां पे भी होता है। इसका मतलब इधर तो इधर वाला भी इधर। अभी देखते हैं AU कितना है 1, H कितना है 1, Cl कितना है 1, ये Cl ये है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गोल्ड है, AU मतलब गोल्ड और HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब सोना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाएंगे तो क्या उत्पाद होगा या क्या अभिक्रिया होगी। तो देखते हैं, एक AU एक है यानी गोल्ड एक है, हाइड्रोजन एक है और चलते हैं Cl क्लोरीन एक है। अब यहाँ पे इसमें मिलाइए झट से, यहाँ पे एक है Cl क्या हो गया 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो कितना हो गया 2 2 4 1 5, जबकि हमको आना चाहिए 3, तो ये गलत है। अब बोलेंगे सर 3 5 क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बता देता हूं कि हमें जस्ट देखना है जिसमें AU एक हो और जो इसके पार बनेगा इक्वेशन का, और हाइड्रोजन एक हो और Cl जो क्लोरीन हो एक हो। चलते आगे देखते हैं, यहां पर AU एक है, Cl एक है, हाइड्रोजन 2 है, दोनों चारों इसका जोड़िए तो कितना हो रहा है 1 2 2 2 4 हो जा रहा है। ऊपर कितना हो जाएगा ये 3 होगा। अब ये 2 2 4 1 5 हो जा रहा है। यहां पे देखते हैं AU एक है, Cl 3 है, हाइड्रोजन 3 है, तो 3 3 6 7 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों में A में नहीं मिल रहा है, B में नहीं मिल रहा है, C में नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि AU प्लस HCl का जो उत्पाद हो, अभिक्रिया का जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, अभिक्रिया ही नहीं होगी। आंसर जो है ऑप्शन 4 है, डी है, अभिक्रिया ही नहीं होगी। उसका रीजन मैं आपको बता दिया। आप जैसे आप मैथ में बोलते हैं x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स, वैसे ही AU प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लगाते हैं, और तनु मतलब हम कैसे वेट गीला या जो भी है, और उसके बाद HCl, H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, एक एक एक, टोटल 3। अब तीनों का यहाँ पे हम समीकरण में मिलाएंगे तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं A में 1 2 है, यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन 2, 2 2 4 1 5 4 7, ये सब गलत है। यहाँ पे भी आना चाहिए, मान लीजिए AU HCl ये आएगा तब होगा, या फिर AU प्लस HCl, तो ऑलरेडी AUH प्लस Cl, ऐसा जो तो ये बोला है कि ये सब अभिक्रिया होगी ही नहीं, यानी सोना के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया ही नहीं होगा। ये इक्वेशन ही मतलब जो है समीकरण ही नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल तथा वायु के संपर्क में आकर के तेजी से जलता है। तो देखते हैं, जिंक मतलब जस्ता, जस्ता को डालते ही जल में डालेंगे तो क्या वो, या वायु में रखेंगे तो जलने लगेगा, नहीं, इनकरेक्ट। कैल्शियम ये भी इनकरेक्ट, मैग्नीशियम ये भी इनकरेक्ट, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। सोडियम जो है जल में, जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलता है। मैंने बताया था कि सोडियम को मिट्टी के तेल में, सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, यदि वो बाहर जैसे ही निकलेगा जल में डालेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करके, तीव्र क्रिया करके, और वायु बाहर निकालेंगे वो सीधे जलना चालू हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु के संक्षारण से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है। बोला कि धातु के
को संक्षारण से यानी कोरोजन से बचाने के लिए कौन सा विधि उपयोगी नहीं है? देखते हैं, पहला है धातु को नमक जल के घोल में डुबोना। धातु को हम क्या करें, यदि लोहे में जंग लग गया हो तो, या फिर किसी ऐसे में कोरेटेड हो गया हो, तो हम नमक जल या नमक है, नमक जल ऐसे लिख दे, नमक जल के घोल में, देखना आप, नमक जल के घोल में डुबो देने से क्या होता है, वो दूसरा बोल रहा है कि पेंट करने से संक्षारण नहीं है, बोला उपयोगी नहीं है। पेंट करने से भी संक्षारण बचता है, तेल का लेप लगाने से भी होता है, विद्युत लेपन करने से भी होता है, नहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से भी जो है संक्षारण बचता है। तो इसमें अब चारों में आप डाउट में हो जाएंगे कि एक्चुअल यार ये तो चारों सही लग रहा है, लेकिन नहीं, इसमें से एक ऑप्शन गलत है, वो है ये वाला, यानी ये सही है। जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ये सही है। धातु को संक्षारण से बचाने के लिए कौन सा विधि उपयोगी नहीं है? तो धातु को संक्षारण से बचाने के लिए नमक जो है, नमक के घोल में हम उसको नहीं डुबा सकते हैं। आप देखेंगे कि नमक के घोल में वो डूबा रहेगा, नमक ही उसको संक्षारित कर देगा, नमक खा जाता है। आप भी डूबेंगे ना कुछ दिन में, नमक जो है खा जाएंगे। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इससे पहले मैं बहुत ही इंटरेस्टेड चीजें बताई थी कि x इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू एक्स। तो नाउ इधर भी यही फार्मूला हमें अपनाना है, Zn प्लस u SO4 ये जो है यहां पे रहेगा SO4, ये है SO4, या फिर कह सकते हैं देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन, कहां चला गया, फिर से अंडू कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, फिर से समझिए, ये वाला क्वेश्चन था कि इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। Zn प्लस Cu SO4 SO, ये जो 4 है ये यहां पे रहेगा SO4 इक्वल टू डैश 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 प्लस Cu। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इक्वेशन समीकरण का, x इक्वल टू वाई तो y इक्वल टू एक्स। जो मैथ है, मैथ में जब हम पढ़ते हैं तो यदि x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू भी x होगा। तो यहाँ पे फार्मूला बोला है कि Zn मतलब 1 जिंक, Cu मतलब कॉपर 1, S मतलब सल्फर 1, O4 मतलब ऑक्सीजन 4। कितने हो गए? 4, 1 5, 1 6, 1 7। 7 पॉइंट मतलब ए होने चाहिए। अब ये इधर देखते हैं तो इधर क्या बचा है? 1 कॉपर, इधर 1 आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। तो Zn बचा है, Zn, उसके बाद से कॉपर तो निकल गया है, ये बचा है SO4। अभी इसमें देखते हैं कहां पे है ZnSO4। Zn ये गलत है, बी में ZnSO4 है, इसलिए करेक्ट से आंसर है, और ये जो है ये गलत है। या अब इसको मिलाते हैं हम लोग, देखते हैं कि Zn1 SO1 S1 O जो है 4। अब आप इस ऊपर का पॉइंट्स मिलाइए, 4 1 5 4 1 5 1 6 1 7, 4 1 5 6 1 7, यानी 7 7 दोनों तरफ हो गया। इसलिए ZnSO4 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन में दिया है, और बी जो है करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जल के साथ अक्रिय है? अब देखते हैं जल के साथ कौन कौन से अक्रिय हैं। तो एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम जो है अक्रिय पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम जो है जल के साथ क्रिया करता है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जल के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद चांदी जो है, चांदी जल के साथ अक्रिय है, चांदी जो है जल के साथ अक्रिय है। और जो सोना है वो भी जल के साथ अक्रिय है। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अक्रिय है? तो एल्युमिनियम जो है सक्रिय है, यहां पे कह सकते हैं सक्रिय है, और जो है एल्युमिनियम जो है सक्रिय है, चांदी अक्रिय है और सोना भी अक्रिय है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ये सक्रिय मतलब गलत, अक्रिय एक है, दो अक्रिय है। तो नेक्स्ट में देखते हैं डी में बी एंड सी, बी एंड सी यानी चांदी एंड सोना। तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा आपका। सोना और चांदी जो है जल के साथ अक्रिय है। धातु सामान्य ताप पर कठोर होती हैं, परंतु इस कथन का अपवाद है। धातु जो है सामान्य ताप पर कठोर होती हैं, परंतु इस कथन का अपवाद है, यानी कौन सा धातु जो है इसमें सामान्य ताप पर भी कठोर नहीं होती हैं। तो देखते हैं सोना जो है बहुत कठोर होता है सामान्य ताप पे, तांबा भी कठोर होता है, लोहा भी कठोर होता है। सोडियम जो है सामान्य ताप पर कठोर नहीं होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं सोडियम को, इसलिए कह सकते हैं। बाकी इन तीनों को हम नहीं काट सकते, सोना चांदी लोहा को चाकू लिया और खट से काट लिया, एप्पल और बनाना की तरह से, और कह सकते ऑरेंज पपाया की तरह, ऐसा जो है सोडियम कर सकते हैं। बाकी इन तीन धातुओं को नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो ऑप्शन आपका सी सही है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ जो है इसमें देखते हैं क्रोमियम गलत, तांबा गलत, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। ये क्वेश्चन आते हैं सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है, आपको याद रखना है। सबसे कठोर धातु भी कौन सा है, तो आपको हीरा याद रखना होगा, डायमंड होता है। नेक्स्ट है मिट्टी तेल में रखने वाला धातु है। मिट्टी तेल में रखने वाला धातु क्या है? सोना। आप मिट्टी तेल में रखते हैं? नहीं ना। सोना तो वाह, सिकरी बनाओ, कान का, हाथ का ब्रेसलेट बनाओ, और बहुत सारे आभूषण हैं सोने का बनते हैं, कंगन बनाओ, ये सब उदाहरण दे रहा हूं। तो ये जो मिट्टी के तेल में रखने वाला धातु है सोना, आप मिट्टी के तेल में रखते हैं? नहीं। चांदी, ये भी नहीं। पोटेशियम देखते हैं, डायमंड भी नहीं। हीरा भी आप मिट्टी के तेल में नहीं रखते हैं, पोटेशियम रखते हैं। Na एंड के यानी सोडियम एंड पोटेशियम जो है मिट्टी के तेल में रखने वाले धातु हैं। तो यहां पे देखते हैं पोटेशियम, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। धातु सामान्य ताप पर कठोर होती है, परंतु इस कथन का अपवाद है। ये फिर से आ गया है, फिर से क्वेश्चन आ गया है। देखिए, सोडियम, जिंक, लोहा, तांबा, धातु सामान्य ताप पर कठोर होती है, परंतु इस कथन का अपवाद है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, फिर से आ गया है। तो देखते हैं सोडियम, जिंक, जिंक मतलब जस्ता, लोहा एंड तांबा, तो ये जो है सामान्य ताप पर, ये गलत है, ये गलत है। पिछली बार जो है ऑप्शन अलग थे, चांदी, सोना, डायमंड। इस बार जो ऑप्शन है जिंक, लोहा और तांबा, इस तरीके का आ गया है। तो आपको याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये आ सकता है कि धातु सामान्य ताप पर कठोर होती हैं,
परंतु इस कथन का अपवाद है, क्या है? तो वो है सोडियम। याद रखना वो, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? मैंने 3 धातुएं बताई थी कि कौन कौन सा जो है धातु जो है आर्सेन उपधातु होते हैं। कौन कौन से धातु जो है उपधातु होते हैं, उसमें से एक आर्सेनिक भी मैंने बताया था, ठीक है, एक आर्सेनिक भी बताया था। एक एंटीमनी होता है, एक एंटीमनी होता है, और एक जो है, मैं ध्यान से उतर रहा है तो मैं फिर से देख के आपको बताता हूं कि कौन कौन से उपधातु हैं। आप देख लीजिए, यदि पिछला वीडियो आपने देखा है तो पक्का आपको पता होगा कि कौन कौन से उपधातु होते हैं। हाँ, ये देखिए, जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी, ये 3 जो है धातुएं हैं, जो उपधातु हैं, जिनमें धातु का गुण और अधातु दोनों का गुण होता है। ये 3 धातु आप लोग याद रखेंगे, जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी। अभी क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उपधातु है? तो लेड नहीं है, टीन नहीं है, बेरियम नहीं है, आर्सेनिक इज द करेक्ट आंसर, यानी डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप याद रखे हैं या आपको याद होगा तो निश्चित ये तीनों जो है, तीनों आप याद रखेंगे, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, तो आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हल कर सकते हैं। फास्फोरस विद्युत का क्या है? फास्फोरस जो है विद्युत का क्या है? सुचालक है, कुचालक है, उसमें चालक है, इनमें से कोई नहीं। पहले तो जानेंगे फास्फोरस जो है अधातु है। फास्फोरस जो है अधातु है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि फास्फोरस विद्युत का है, क्या है? सुचालक, कुचालक, उसमें चालक, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप जाने कि फास्फोरस है क्या। फास्फोरस इज द अधातु, और आपको बताया था कि अधातु जो है विद्युत के कुचालक हैं, सिर्फ कार्बन छोड़ दिया जाए तो, सिर्फ कार्बन छोड़ करके जो है बाकी सब विद्युत के कुचालक हैं। तो यदि ये अधातु है तो सुचालक तो होगा नहीं, ये कुचालक होगा, उसमें चालक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20वां क्वेश्चन। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटे, यानी सिंपली हम चाकू लिए और काट दिए। देखते हैं, लोहा को काट सकते हैं? नहीं। तांबा को काट सकते हैं? नहीं। कैल्शियम को काट सकते हैं? नहीं। कैल्शियम जो हड्डी उड्डी देखते हैं ना, हड्डी कमी पड़ गई है, कैल्शियम खाओ, हड्डी कमजोर हो गई है, यानी कैल्शियम एक धातु है जिससे मजबूत होता है, यानी चाकू से नहीं काट सकते हैं। उसी तरीके से सोडियम इज द करेक्ट आंसर। सोडियम को है हम आसानी से काट सकते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट मैंने 20 क्वेश्चन बता दिया है। अब 21वां क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन मिलाकर के जो मिश्र धातु बनते हैं उसको कहते हैं। ये आपके लिए है और आप इसका आंसर देंगे। यदि मेरा वीडियो देखे हैं तो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से समझाया था। देखते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। क्या कहते हैं? ये चारों में एक करेक्ट आंसर है। आपको जस्ट यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट वाला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। यही नहीं है तो पिछले वाला वीडियो देखिए। आप बोलेंगे सर बार बार वीडियो देखने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिए, किताब ही उठा लीजिए, कुछ तो कीजिए, पढ़ेंगे पता चल जाएगा। मिश्र धातु क्या होती है? सोल्डर किस काम के लिए आता है? आपको बताया गया है कि 2 तारों को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। गन मेटल क्या है, ये क्या है, स्टील क्या है, उपधातु क्या है, सब बताया गया है। अब वहीं पे आपको समझना है कि सीसा और टीन की जो मिश्र धातु है, दोनों मिलाकर के जो धातु बना है वो कौन सा है, ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और इसका करेक्ट आंसर बताएंगे।
और नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब चैप्टर हम 5 में जाएंगे तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा। तो आपका मैं वेट कर रहा हूं, आप बताएं, मुझे खुशी होगी। और इस तरह से हमारा चैप्टर 4 समाप्त हो गया। हम कल से 5वें चैप्टर में चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।